aggregate supply. एग्रीगेट सप्लाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने स्टडी किया था सप्लाई, मार्केट सप्लाई और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई क्या है? एक इंडिविजुअल जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है, उसको हम बोलते हैं सप्लाई। मार्केट सप्लाई मीन्स किसी भी एक प्रोडक्ट के, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ इस मार्केट के एक प्रोडक्ट की टोटल मार्केट में कितनी सप्लाई है, वो हमारी क्या है? मार्केट सप्लाई। सप्लाई ऑफ ऑल द फर्म्स ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी की। और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई की जब हम बात करते हैं तो एग्रीगेट मीन्स टोटल, पूरी इकोनॉमी की जो टोटल सप्लाई है उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई को हम डिफाइन करेंगे सम टोटल ऑफ planned, sum total of planned, desired, ex ante, flow of goods and services in an economy during an accounting year. तो एग्रीगेट सप्लाई हमारी क्या है? प्लान्ड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक कंट्री की एक अकाउंटिंग ईयर की जो भी टोटल फ्लो है गुड्स और सर्विसेज का, वो भी क्या है? प्लान्ड, नॉट एक्चुअल। जब हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लान्ड, डिजायर्ड, एक्स एंटी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन एन इकोनॉमी। कि एक इकोनॉमी में, एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी प्लान्ड फ्लो है गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है इसको हम बाय से भी डिनोट कर सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मींस एस, और एग्रीगेट सप्लाई आइडेंटिकल है इनकम के, क्योंकि जैसे कि हमने स्टडी किया था हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी कि जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, तो जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर है वो सबसे पहले हायर करता है, परचेज करता है फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। यानी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज। अब जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो फैक्टर सर्विसेज का यूज करके प्रोडक्शन करता है, यानी कि वैल्यू एडिशन करता है, और जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर है जितना भी उसने प्रोडक्शन किया है गुड्स और सर्विसेज का, उसके सेल करने से जो भी पैसा उसके पास आता है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हाउस होल्ड सेक्टर में। प्रोड्यूसर सेक्टर मेक पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज टू हाउस होल्ड सेक्टर in the form of
कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्रीगेट सप्लाई है वही हमारा हाउस होल्ड सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इनकम। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमारी आइडेंटिकल है इनकम के। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? सम टोटल ऑफ प्लान्ड, डिजायर्ड, ex ante flow of goods and services by all the producers in an economy during an accounting year। तो जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है इसको हम मेजर करते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। और दूसरा ये बात ध्यान में रखनी है कि जो भी एग्रीगेट सप्लाई है ये हमारी एक्चुअल सप्लाई नहीं है, इट इज डिजायर्ड प्लान, या उसको हम ex ante एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हैं। तो जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इक्वल है किसके, इनकम के। तो इसीलिए जब भी हम एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल एग्रीगेट सप्लाई का जो भी हम शेड्यूल बनाते हैं उसमें जितनी हमारी इनकम है उतनी ही हमारी एग्रीगेट सप्लाई है। क्योंकि जैसे हमने अभी देखा कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्रीगेट सप्लाई है वही हाउस होल्ड सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। तो इसीलिए जो एग्रीगेट सप्लाई है आइडेंटिकल है टू इनकम। तो जब भी हम एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल बनाते हैं तो इसमें जो हमारी इनकम होगी, अगर इनकम 0 है तो जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है वो भी हमारी क्या है, 0। अब जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है 20, तो हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी हमारी साथ साथ सेम उतनी ही रहेगी, उसी के साथ इंक्रीज होगी। जितनी हमारी इनकम है उतना ही हमारा एग्रीगेट सप्लाई है। अब जैसे जैसे हमारी इनकम जो है इंक्रीज होती जाती है तो जो एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ इनकम की बात हम किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। इनकम मीन्स हमारी जो इकोनॉमी है उसकी जो टोटल इनकम है। तो जैसे जैसे जो इनकम इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी हमारी सेम उतनी ही रहेगी, क्योंकि दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आइडेंटिकल। तो फॉर एग्जांपल y अगर 0 है तो as भी 0 है, y 20 है, as भी 20 है, 40 है तो ये भी 40 है। इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है वैसे ही जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी हमारी इंक्रीज होती जाती है, यानी कि दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम बात करते हैं जो ए शेड्यूल है, इसमें ध्यान से देखना कि जो आपने इनकम जितनी भी ली है सेम आपकी एग्रीगेट सप्लाई है। दोनों आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। तो अगर हमें जो शेड्यूल है, जो ये टेबल है एग्रीगेट सप्लाई की, अगर हमें इस शेड्यूल को, इस टेबल को एक्सप्लेन करना है तो फर्स्ट हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, आपको इस शेड्यूल के देखने से पता चल रहा है कि जितनी इनकम है सेम उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई है। फर्स्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो हमारी है आइडेंटिटी बिटवीन y एंड as। और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो जितना भी प्रोडक्शन करता है उसके लिए फैक्टर सर्विसेज हायर करता है हाउस होल्ड सेक्टर से, और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के बाद जब उनको सेल करता है, जो भी रेवेन्यू प्रोड्यूसर्स के पास आता है उस रेवेन्यू को जो प्रोड्यूसर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हाउस होल्ड सेक्टर को, जो भी उन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की थी उनके बदले में। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई। और इट मींस एक जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं आर रेडी टू सेल व्हाट दे प्रोड्यूस, मतलब जितना भी वो प्रोडक्शन करते हैं
उतनी वो सप्लाई करने के लिए तैयार है। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो जितना भी प्रोडक्शन करते हैं एक इकोनॉमी में, एक अकाउंटिंग ईयर में, उतना ही वो सेल करने के लिए तैयार है। इसका रीजन क्या है? ये हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सप्लाई, आर रेडी टू सेल ऑल दैट दे विश टू प्रोड्यूस। मतलब जितना वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं उतना ही वो सप्लाई करने के लिए तैयार है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो भी ये थ्योरी दी गई थी केन्स ने दी थी, और केन्स ने जो ये थ्योरी दी थी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, तो उसने जो ये थ्योरी दी थी ये दी थी डिप्रेशन की सिचुएशन में। यूएसए में जो 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए केन्स ने थ्योरी दी थी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और उस थ्योरी में केन्स ने माना था कि जो एग्रीगेट डिमांड है इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। कि जो भी डिप्रेशन की सिचुएशन है, डिप्रेशन की सिचुएशन मींस कि जब इकोनॉमी में डिमांड नहीं होती, यानी कि अगर हम ये कहें कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे विड्रॉ करने शुरू कर दिए, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होने की वजह से लोग बेरोजगार होते चले जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती चली जाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज होने से लोगों की इनकम कम हो जाती है, इनकम कम होने से उनकी डिमांड कम हो जाती है। तो केन्स के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती जाती है, तो एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो जो एग्रीगेट सप्लाई है वो पैसिव फैक्टर है। एग्रीगेट डिमांड क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर। कि अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है तो जो एग्रीगेट सप्लाई है वो इलास्टिक है, यानी कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती जाती है तो वैसे वैसे जो एग्रीगेट सप्लाई है वो अपने आप को एडजस्ट करती है और अलाइन हो जाती है, इक्वल हो जाती है एग्रीगेट डिमांड के। और अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो एग्रीगेट सप्लाई जो वो क्या है? इलास्टिक है। इलास्टिक मींस जो चेंज हो सकती है, कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट करती है और एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाती है। और अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम है तो भी एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट करती है और एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो जाती है। एग्रीगेट सप्लाई एडजस्ट इटसेल्फ एंड अलाइन टू एग्रीगेट डिमांड। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एक इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स है जितना वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं उतना ही वो सप्लाई करने को तैयार होते हैं, अकॉर्डिंग टू केन्स। इट मींस कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिससे एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और एडी के इक्वल आ जाती है एग्रीगेट डिमांड के। ऐसे ही अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो उस केस में भी जो प्रोड्यूसर्स है वो कम इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने आप को एडजस्ट करते हैं, जो एग्रीगेट सप्लाई है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है और एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ जाती है। अब वैसे अगर हम देखें तो जो एग्रीगेट सप्लाई है, क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो क्या एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एग्रीगेट डिमांड के इक्वल कर सकती है? क्या एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडी के इक्वल कर सकती है?
तो अकॉर्डिंग टू केस जो एग्रीगेट सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक मींस कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड। अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट करेगी और एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ जाएगी। और अगर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड अगर कम है तो भी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, मींस अपने आप को एडजस्ट कर लेती है अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड। तो अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो भी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो अपने आप को एडजस्ट करती है और किसके इक्वल आ जाती है, एग्रीगेट डिमांड के। तो अगर डिप्रेशन की सिचुएशन है, क्योंकि जो कीन्स है उसने जो थ्योरी दी थी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये थ्योरी उसने दी थी डिप्रेशन की सिचुएशन में। तो इसीलिए कीन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मींस कि जो लोग हैं वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जॉब्स अवेलेबल नहीं होती। तो इसीलिए अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है तो क्योंकि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है। एक्सेस कैपेसिटी मींस कि जो डिप्रेशन की जो इकोनॉमी होती है उसमें लेबर अवेलेबल होता है, यानी कि लेबर अवेलेबल होना मींस एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल होती है कि जो भी लेबर है वो काम करने को तैयार होता है। तो एक डिप्रेशन वाली जो इकोनॉमी है, डिप्रेशन की अगर सिचुएशन है तो उस केस में अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो जो एग्रीगेट सप्लाई है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन और जो एम्प्लॉयमेंट है, जो भी प्रोडक्शन है और एम्प्लॉयमेंट दोनों में 1 to 1 का रिलेशनशिप है। यानी कि जितना प्रोडक्शन इंक्रीज होता है उतनी ही एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है इट मींस प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। दोनों में 1 to 1 का रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो लेबर की जरूरत होती है। और एक डिप्रेशन वाली जो इकोनॉमी होती है, डिप्रेशन वाली इकोनॉमी में जो डिमांड होती है वो कम होती है और डिमांड कम होने की वजह से जो प्रोड्यूसर है वो कम प्रोडक्शन करते हैं और इसीलिए जो कुछ लेबर है जो काम करना चाहता है लेकिन उनको काम नहीं मिलता, तो कुछ लेबर अनएम्प्लॉयड रहता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि देयर इज एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। डिप्रेशन वाली जो इकोनॉमी है उसमें एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल होती है, यानी कि लेबर अवेलेबल होता है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो क्योंकि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है, इसीलिए प्रोड्यूसर अगर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहे तो वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाता है, क्योंकि लेबर अवेलेबल है और प्रोडक्शन के लिए लेबर चाहिए, क्योंकि दोनों में 1 to 1 का रिलेशनशिप है। तो एग्रीगेट सप्लाई में अगर इसके ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनाने के बाद इसके ऑब्जर्वेशन को आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है कि A is equal to Y, जो इनकम है वो आइडेंटिकल है एग्रीगेट सप्लाई के। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है कि जो प्रोड्यूसर्स है जितना वो प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है उतना ही वो सप्लाई करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो एएस है वो परफेक्टली इलास्टिक है। अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए तो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से प्रोडक्शन ज्यादा होगा और ये पॉसिबल है एक डिप्रेशन वाली इकोनॉमी में, क्योंकि उसमें लेबर अवेलेबल है। प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन वो जैसे इंक्रीज करेगा तो उसको लेबर की जरूरत पड़ेगी और लेबर अवेलेबल है। ऐसे ही अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो भी जो प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम होगा और जो एएस है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड। और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि देयर इज
excess capacity available in the economy. लेकिन इसमें आपको दो और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं. फर्स्ट, कि जो प्रोड्यूसर है वो एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज तो कर सकता है, लेकिन सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक. जो एएस है वो इलास्टिक है. अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है तो जो एग्रीगेट सप्लाई है वो अपने आप को एडजस्ट करती है और एडी के इक्वल आ जाती है, लेकिन कब तक? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मीन्स AS can adjust itself कहां तक? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा, फुल एम्प्लॉयमेंट. एएस परफेक्टली इलास्टिक तो है, यानी कि अगर एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगी तो एएस अपने आप को एडजस्ट कर लेगी और एग्रीगेट डिमांड के अकॉर्डिंग कम हो जाएगी. अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो भी सप्लाई अपने आप को एडजस्ट करेगी और एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ जाएगी, लेकिन कब तक? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मीन्स कि इकोनॉमी में जितनी लेबर की सप्लाई है उतनी ही लेबर की डिमांड है. तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक ऐसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल इन द इकोनॉमी. तो एएस परफेक्टली इलास्टिक तो है, वो अपने आप को एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड, लेकिन कब तक? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक. एक तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वो सिचुएशन है जहां पे लेबर की जितनी सप्लाई है उतनी ही उसकी डिमांड है, यानी कि देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल इन द इकोनॉमी. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद अगर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में, इकोनॉमी में लेबर अवेलेबल नहीं है. क्योंकि जो भी प्रोडक्शन है और जो एम्प्लॉयमेंट है दोनों में 1 to 1 का रिलेशनशिप है. अगर इकोनॉमी में लेबर अवेलेबल होता है तो ही प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है. अगर लेबर अवेलेबल नहीं है तो एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकती. और उस सिचुएशन में क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है और प्रोड्यूसर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद सप्लाई को एडजस्ट नहीं कर सकता, तो इस केस में सिर्फ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता. किस लेवल के बाद? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले तो एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट करेगी और एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ जाती है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं है. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद एग्रीगेट सप्लाई अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकती और इस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड क्योंकि ज्यादा है बजाय के एग्रीगेट सप्लाई के, तो सिर्फ महंगाई बढ़ती है, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि एएस परफेक्टली इलास्टिक है, लेकिन वो अपने आप को एडजस्ट करती है सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक. सेकेंड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है अकॉर्डिंग टू केन्स, कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है तो एग्रीगेट डिमांड जो सप्लाई है वो अपने आप को एडजस्ट करती है, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स है वो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर देते हैं. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और वो इक्वल आ जाता है एग्रीगेट डिमांड के. तो इस सिचुएशन में जनरल प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहते हैं अकॉर्डिंग टू केस. तो ये आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि जो एएस परफेक्टली इलास्टिक है. हाँ, एएस परफेक्टली इलास्टिक है. अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो एएस अपने आप को एडजस्ट करती है और डिक्रीज हो जाती है. अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो भी एएस अपने आप को एडजस्ट करती है और इंक्रीज हो जाती है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक. क्या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद भी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है? नहीं. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद एएस अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकती, उसके बाद सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ेगा. लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले जो एएस है वो अपने आप को एडजस्ट करती है और एडी के इक्वल आ जाती है. तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले जनरल प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं होता. जो भी जनरल प्राइस लेवल है वो हमारा कांस्टेंट रहता है. इन्फ्लेशन कब होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले
नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक कोई चेंज नहीं होगा जनरल प्राइस लेवल में, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाए तो क्योंकि प्रोड्यूसर सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर पाता, इसीलिए जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो स्टैटिक रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। सिर्फ क्या इंक्रीज होता है? इन्फ्लेशन, महंगाई।